हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11th होम साइंस सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 6। हमारा ये है संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। इससे पहले के 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले हमारा क्लास 11 टीएसपी नाम से। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करना हमारी, ये है eklavyastudypoint.com। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं संचार क्या है। संचार वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विचार, जानकारी और भावनाएं दूसरों तक पहुंचाते हैं और उन्हें समझते हैं। संचार का मतलब क्या है भाई? जो भी आपके मन में है या जो भी आप किसी को बताना चाहते हैं, वो सारी जो भी जानकारी है, विचार है या भावनाएं हैं, अगर आप दूसरे तक पहुंचा दे और उन्हें समझा दे तो वही क्या होता है? संचार होता है। विशेषज्ञों की परिभाषाएं देख लेते हैं। विशेषज्ञ जो हैं वो क्या कहते हैं संचार को? तो जेपी लैगन जो है वो कहते हैं संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक लोग किसी संदेश को समान अर्थ में समझने के लिए विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी संचार प्रक्रिया क्या है? दो व्यक्ति जो होते हैं आपस में जो भी वो चीजों को साझा करना चाहते हैं, उनको आपस में समझ सके, वही क्या होता है? संचार होता है। ब्रूकर क्या कहते हैं? संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश के माध्यम से अर्थ पहुंचाने की प्रक्रिया है। वहीं ब्रूकर कहते हैं भाई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो भी संदेश है, जो भी माध्यम है जिससे वो कुछ बोलना चाहता है, उसको क्या है? समझा सके। तो वही वही प्रक्रिया क्या होती है? संचार होती है। ठीक है, तो दो विशेषज्ञ बात रखते हैं कि संचार क्या है। तो संचार का अगर साधारण शब्दों में अर्थ समझ ले तो यही है भाई कि अपनी जो भी अभिव्यक्ति है या जो भी विचार है, जो भी भावनाएं हैं, हम किसी दूसरे व्यक्ति को समझा पा रहे हैं, वही क्या है? संचार है। संचार शब्द का अर्थ देखिए, संचार जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन का हिंदी रूप है। यह लैटिन शब्द कम्यून से निकला है जिसका अर्थ है सर्व सामान्य, यानी जिसे सब एक समान समझे। ठीक है ना, यानी कि एक समान जो है चीजों को समझाने वाला। संचार का मतलब है विचारों को इस तरह व्यक्त करना कि प्रेषक और ग्राही दोनों को अर्थ एक जैसा हो। तो कहने का मतलब ये भाई संचार ये है कि भाई जो भी सेंडर है यानी जिसको आप संदेशा भेज रहे हैं और जो भी रिसीव कर रहा है, उनको जो भी संदेश मिला है वो समझ में आ जाए। यानी एक ऐसी भाषा लोगों को आनी चाहिए, एक ऐसा माध्यम लोगों के पास होना चाहिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो भी संदेश पहुंच रहा है वो उसको समझ जाए। संचार माध्यम क्या है? तो देखिए, संचार माध्यम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ये हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता है, खासकर किशोरों के जीवन को। तो भाई संचार माध्यम का मतलब यही है कि व्यक्ति कोई भी चीज जो है अगर किसी तक पहुंचाना चाहता है तो वो किस माध्यम से वहां तक पहुंचा रहा है, तो उसे संचार माध्यम कहा जाता है। तो आज के टाइम में हर किसी की के लिए जो है इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद जाकर किसी को कोई चीज बता पाए, लेकिन आजकल संचार एक ऐसा माध्यम बन गया है जिसके द्वारा वो एक जगह बैठकर ही अपने जो भी विचार, भावनाएं या जो भी चीज बताना चाहता है वो आसानी से व्यक्त कर देता है। और आजकल अगर देखें तो इन सब चीजों में किशोर जो है वो सबसे आगे रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो ये संचार के माध्यम है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज के समय में संचार माध्यम और संचार तकनीकों जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और ज्ञान बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। और संचार के माध्यम जो है वो क्या कर रहे हैं भाई? लोगों की जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं, साथ ही लोगों को ज्ञान भी दे रहे हैं। ठीक है, उनके ज्ञान में भी जो है महत्वपूर्ण वृद्धि कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आप माध्यम देख लेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि भाई आपको जो है एक अच्छा जीवन और अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिल रही है, आपको बहुत सारा ज्ञान हो रहा है। ठीक है, आप चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। तो ये सब कौन करता है? ये संचार के माध्यम ही करते हैं। ठीक है, जिसे हम मास मीडिया भी कहते हैं। संचार और प्रौद्योगिकी क्या है? तो देखिए, मनुष्य के जीवन में संचार हमेशा से जरूरी रहा है। तो हमने देख लिया भाई कि लोग अपने विचारों का जो है आदान प्रदान करेंगे ही करेंगे, तो ये हमेशा से जरूरी रहा है। पुराने समय में लोग मौखिक बातों, संकेतों और चित्रों से संदेश पहुंचाते थे। तो पहले क्या था भाई? लोग नॉर्मल बातें करते थे, यानी अपने विचारों को भाई मौखिक प्रक्रिया के द्वारा लोगों को समझाते थे या कोई संकेत के आधार पर, और उसके बाद क्या भाई? चित्र हो गए, इन सब के माध्यम से संदेशों को जो है दूसरे तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो ये सारे माध्यम हुआ करते थे उस टाइम संचार के। लेकिन आजकल जो है वो तकनीक तेज विकास के कारण नए नए संचार के साधन और उपकरण आ गए हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या है भाई? संचार के बहुत सारे आपको साधन देखने को मिलेंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, तो उससे बहुत सारे ऐसे माध्यम उभर कर आए हैं, ऐसे बहुत सारे उपकरण उभर कर आए हैं जिससे जो है सूचनाओं को पहुंचाना जो है बहुत आसान हो गया है।
जैसे आप देख सकते हैं टेलीविजन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, इंटरनेट हो गया, तो इन्होंने क्या किया भाई कि जो भी चीजों हैं, चाहे वो कोई भी, अगर आप अपनी अभिव्यक्ति रखना चाहते हैं, हर एक अभिव्यक्ति को आप आसानी से रख सकते हैं। और बहुत सारी जो जानकारियां हैं लोगों को, वो दूर दराज इलाके में रह रहे हैं और उनको उन चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो इन जो साधन है, ये जो प्रौद्योगिकी आई है, इसने क्या किया है, लोगों की जो भी भावनाएं हैं या इच्छाएं हैं या जो भी कुछ व्यक्त करना चाहते हैं, उनको क्या है अ, बढ़ाया है, ताकि वो लोग आसानी से अपनी चीज़ों को दूसरों तक पहुंचा सके। ठीक है, तो ये माध्यम बहुत अच्छे हैं। टेलीविजन हो गया, बहुत सारी जानकारी के स्रोत है, मनोरंजन के स्रोत जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना, मोबाइल फोन बातें कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी बातें रख सकते हैं, इसने भी दूरियां कम कर दी है। इंटरनेट, सोशल मीडिया जो आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी क्या किया भाई, संचार की जो माध्यम है, इन्होंने भी क्या किया, दुनिया को बहुत छोटी कर दिया है। ये साधन इसलिए भी लोकप्रिय हैं क्योंकि ये तेज हैं, तो इनके लिए लोकप्रिय होने का कारण ये भी है भाई, ये तेज है, आसानी से आजकल आपको मिल जाते हैं और अधिक उपयोगी हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा काम कर देते हैं लोगों के लिए, तो इसलिए इनकी जो आजकल आप देखेंगे लोकप्रियता जो है वो ज्यादा है। संचार की विशेषताएं क्या है, तो यह एक सतत प्रक्रिया है जो हर समय चलती रहती है। तो संचार भाई हमेशा चलता रहता है, वो कभी ठहरता नहीं है। ये हमारे घर, स्कूल, दोस्तों, पड़ोस, समाज और जीवन के सभी हिस्सों में होता है। तो आज अगर आप संचार देखेंगे तो आपको हर जगह संचार और प्रौद्योगिकी देखने को मिलेगी। ठीक है, आसान उदाहरण, माँ ने बच्चे से कहा पढ़ाई करो, यह माँ प्रेषक ने संदेश भेजा है। बच्चा ग्राही ने समझा, यह क्या है, संचार है। तो हमने समझ लिया था भाई संचार क्या होता है, कि एक जो एक सेंडर होता है, यानी जो एक प्रेषक होता है, ठीक है ना, जो अपनी बात को रखता है, संदेश भेजता है, और वो कहाँ तक पहुंचता है, जो ग्राही होता है वहां तक पहुंचता है। ठीक है, तो यही क्या है, संचार है। इसी के लिए अब यही जो सूचनाएं थी, पहले क्या होती थी, अगर दूर दराज भेजनी होती थी तो उतनी आसान नहीं होती थी, लेकिन जो संचार और प्रौद्योगिकी आई है, उसने क्या किया है, इसको बहुत आसान बना दिया है। तो संचार का महत्व अगर देखें तो विचारों का आदान प्रदान है। संचार का उपयोग विभिन्न संस्थाओं और लोगों के बीच विचारों, नियमों और तथ्यों को साझा करने के लिए किया जाता है। तो संचार किस लिए उपयोगी है भाई, आदान प्रदान, यानी जो भी विचार है एक जगह से दूसरे जगह, चाहे वो व्यक्ति के तौर पर हो, संस्थान के तौर पर हो, ये क्या हो गया, आसान हो गया है। भाषा और व्यक्तिगत संबंध मजबूत करना, यह भाषा को समृद्ध करता है और लोगों के बीच बेहतर व्यक्तिगत संबंध बनाने में मदद करता है। ठीक है, अगर एक ही भाषा के लोग हैं या अलग भाषा के भी लोग हैं, तो ये दो लोगों की इच्छाओं को क्या करता है, जगाता है, समृद्ध करता है, ताकि व्यक्तियों के जो है अच्छे संबंध बन सके। ज्ञान का प्रसार, संचार के माध्यम से लोग नई नई जानकारियां प्राप्त करते हैं, जिससे ज्ञान बढ़ता है। तो भाई संचार और प्रौद्योगिकी ने बहुत ज्यादा विकास किया हुआ है, तो इससे लोगों को बहुत सारी नई जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिससे क्या होता है, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। संस्थाओं में समन्वय है, किसी भी संस्था में काम करने को सही तरीके से करने और टीम वर्क बनाए रखने के लिए संचार बेहद जरूरी है। तो भाई कोई भी अगर एक व्यावसायिक संस्थान है जहां पर लोग काम कर रहे हैं, वहां पे लोगों को एक टीम के तौर पर काम करना है, तो जो संचार है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोगों को इकट्ठा करके किसी भी काम को आगे बढ़ाने में। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, संगठनों में कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए प्रभावी संचार आवश्यक है। तो भाई जो भी कर्मचारी हैं, संगठनों में काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना, भाई उनको जो भी संचार की प्रौद्योगिकियां आ रही हैं वो सिखाना, और लोगों से क्या करना, बातें करना, और उनको नई तकनीकों में जानकारी देना, तो इन सब चीज़ों के लिए भी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है संचार। कार्य और व्यापार में सफलता मिलती है, संचार की मदद से किसी भी काम या व्यापार को कुशल और प्रभावी बनाया जा सकता है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, उसके लिए संचार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, आप नई चीज़ों को सीखते हैं और बहुत सारे लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुंचाते हैं, जिससे आपको फायदा मिलता है। संचार का वर्गीकरण, देखिए संचार को स्तरों, प्रकारों और रूपों और माध्यमों के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो संचार के जो साधन है या जो संचार है वो अलग अलग तरीकों से हम देख सकते हैं, तो इनके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे पारस्परिक क्रिया के आधार पर एक तरफा संचार कहा जाता है। तो पारस्परिक क्रिया के आधार पर अगर देखें तो संचार को हम कहते हैं एक तरफा संचार, पहला इसमें। तो इसमें सूचना केवल एक दिशा में जाती है, यानी ग्राही सूचना प्राप्त करता है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देता। ठीक है ना, जब हम पारस्परिक क्रिया के आधार पर संचार की बात करते हैं तो ये एक तरफा संचार हो सकता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है वो कोई भी जानकारी लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन ये लोग प्रतिक्रिया नहीं देते। ठीक है,
उदाहरण के तौर पर जैसे भाषण आप देखते हैं, ठीक है, नेता जो होते हैं वो भाषण देते हैं, या कोई व्याख्यान हो गया या कोई प्रवचन हो गया, ठीक है, टीवी पर कार्यक्रम देखना हो गया, म्यूजिक सिस्टम पर गाना सुनना हो गया, वेबसाइट से जानकारी लेना हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरफा संचार है, यानी आप क्या करते हैं भाई, एक तरफ से जो भी जानकारियां हैं वो लेते हैं। दूसरा जो आता है वो दुतरफा संचार होता है। ये दो या अधिक व्यक्तियों के बीच होता है, जहां दोनों पक्ष प्रतिक्रिया देते हैं, विचार, राय, सूचनाएं शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से आदान प्रदान करते हैं, ठीक है ना। कोई भी दो व्यक्ति हैं जो मैसेज के आधार पर, यानी संदेश उधर से भेजेगा, इधर से रिप्लाई आएगा, ठीक है, या मौखिक रूप से कोई इधर से कोई बात रखेगा तो वो मौखिक रूप से उधर से रिप्लाई आएगा, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, दुतरफा संचार, ठीक है ना, दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आती हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, मोबाइल फोन पर बातचीत हो गई, चैटिंग करना हो गया, दोस्तों के साथ योजनाओं पर चर्चा करना हो गया, तो ये सारी चीजें दुतरफा संचार के अंदर आती हैं। संचार के स्तरों के आधार पर वर्गीकरण अगर करें तो पहला आता है आपका अंतरा व्यक्तित्व संचार। यह संचार व्यक्ति के भीतर होता है, इसमें हम खुद से बात करते हैं, सोचते हैं और निर्णय लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, एक व्यक्ति जो है वो खुद से बात कर रहा होता है, ठीक है, और जो भी बातें होती है वो खुद से निर्णय लेता है लास्ट में, भाई कि मैंने क्या सोचा और मुझे क्या निर्णय लेना है। उदाहरण, बीते समय की बातों पर मनन करना, यानी आप बैठे हुए हैं कहीं और बैठकर अपनी बातों को याद कर रहे हैं। मन ही मन भविष्य की योजनाओं पर विचार करना, तो ये क्या होता है, अंतर व्यक्तित्व संचार होता है, यानी आप स्वयं बैठकर और अपने लिए चीजें सोच रहे हैं। दूसरा होता है अंतर व्यक्तित्व संचार। यह संचार दो या अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने होता है, यह औपचारिक या अनौपचारिक दोनों हो सकता है। इसमें प्रत्यक्ष संपर्क और निकटता होती है, इसलिए यह अधिक प्रभावी होता है। इसमें शारीरिक हाव भाव, मुद्राएं, लिखित संदेश, आवाज आदि का प्रयोग होता है। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, दो व्यक्ति जो हैं वो आमने सामने बैठे हैं और आपस में कोई भी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, जैसे दोस्त से समस्या पर विचार विमर्श, डॉक्टर और मरीज से बातचीत, ठीक है। तो ये क्या होता है, अंतर व्यक्तित्व संचार होता है, यानी दो या दो से अधिक दो लोग जो होते हैं वो आपस में औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर कोई भी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है भाई, वो शारीरिक हाव भाव और जो भी मुख मुद्राएं हो गई, लिखित संदेश हो गया, आवाज, किसी भी चीज का प्रयोग इसके अंदर किया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है समूह संचार। इसमें दो से अधिक लोग शामिल होते हैं, यह विचारों के आदान प्रदान, सामूहिक निर्णय, मनोरंजन और सामाजिकरण में सहायक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, ज्यादा लोग शामिल होते हैं, दो या दो से अधिक लोग भी शामिल हो सकते हैं और आपस में कोई भी बात कर रख रहे होते हैं, जिसमें सूचनाएं भी हो सकती हैं, विचार भी हो सकते हैं, ठीक है, मनोरंजन भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कक्षा में शिक्षक का पाठ समझाना और छात्रों से चर्चा करना, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, समूह संचार के अंदर आता है। फिर आता है आपका इसके अंदर जनसंचार। यह संचार किसी यांत्रिक माध्यम के द्वारा बहुत बड़े समूहों तक संदेश पहुंचाने के लिए होता है। इसमें श्रोताओं की आपस में पहचान जरूरी नहीं होती, वे बड़े क्षेत्रों में फैले होते हैं। तो जब जनसंचार की बात करते हैं भाई, ये यांत्रिक माध्यम होता है, ठीक है। यांत्रिक माध्यम मतलब टेक्नोलॉजी से इसका प्रसार किया जाता है और एक बहुत बड़े समूह तक, यानी एक तरह से कहें तो भाई जो बड़े तबके के लोगों तक जो है चीजों को पहुंचाना होता है, यानी ज्यादा लोगों को जानकारी पहुंचाना होता है, ठीक है, ठीक है। और ये बड़े क्षेत्र तक जो होता है वो फैला होता है। तो माध्यम इसमें हो सकते हैं रेडियो, टीवी, अखबार, पत्रिकाएं, इंटरनेट। इसमें प्रतिक्रिया तुरंत नहीं मिलती, समय लगता है, ठीक है। तो ये सारी जो जनसंचार के माध्यम है जिनके द्वारा संचार को पहुंचाया जाता है लोगों तक, तो इसमें जो प्रतिक्रिया होती है वो तुरंत नहीं आती, इसमें थोड़ा समय लग जाता है प्रतिक्रिया के अंदर। फिर आता है अंतर संस्था संचार। यह संचार एक ही संस्था के अंदर विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले लोगों के बीच होता है। इसका उद्देश्य संस्था के कामों का समन्वय करना होता है। तो अंतर संस्था मतलब कोई भी एक संस्था है, चाहे वो स्कूल हो गए, चाहे कोई भी एक कंपनी हो गई, तो उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं, चाहे अगर स्कूल है तो टीचर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, या और भी जो भी स्टाफ मेंबर हो गए, वो सारे मिलकर किसी बात पे चर्चा करते हैं, तो वो किसके अंदर आता है, अंतर संस्था संचार के अंदर आता है। उदाहरण, विद्यालय में शिक्षकों और प्रधानाध्यापक के बीच जो भी संवाद होता है वो किसके अंदर आता है, अंतर संस्था संवाद के अंदर आता है। फिर आता है अंतर संस्था संचार। यह संचार दो या अधिक संस्थाओं के बीच सहयोग और समन्वय के लिए होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, इसमें तो एक ही संस्था थी, इसमें एक या अधिक संस्था हो सकती है, ठीक है ना। तो एक ही अलग अलग कंपनी के लोग होंगे और वो क्या करेंगे, बात रखेंगे, ठीक है। जैसे मान ले विद्यालय का अन्य शैक्षिक संस्थाओं से समन्वय करना, ठीक है। अलग अलग स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो एक जगह बैठकर और किसी बात को रख रहे हैं या कोई चीज कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो अंतर संस्था संचार के अंदर आती हैं। फिर आता है संचार के साधन अथवा विधि पर आधारित वर्गीकरण। तो साधन के अथवा विधि के आधार पर अगर हम देखें वर्गीकरण संचार का, तो सबसे पहले आता है शाब्दिक या मौखिक संचार।
इस प्रकार के संचार में शब्दों का प्रयोग करके बोलकर विचार व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इस संचार में क्या होता है भाई, संचार में शब्दों का प्रयोग किया जाता है और बोलकर विचार जो है वो रखे जाते हैं। माध्यम हो सकता है इसमें बोलना हो गया, सुनना हो गया, गाना हो गया, पढ़ना हो गया, आवाज का लहजा हो गया, तो ये सारे जो माध्यम होते हैं इस संचार के अंदर। अनुसंधान से पता चलता है कि लोग अपने सक्रिय समय का लगभग 70% बोलने, सुनने और पढ़ने में लगाते हैं। तो एक अनुसंधान हुआ है जिससे पता लगा है भाई कि ये जो संचार का माध्यम है जो व्यक्ति के लिए वो ज्यादा है, यानी लोग 70% जो है इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उदाहरण के तौर पर शिक्षक का क्लास में पढ़ाना, दोस्तों के बीच बातचीत हो गया, मीटिंग में चर्चा हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, एक संचार के साधन होते हैं जो आपस में बातचीत के द्वारा या बोलकर या पढ़कर या सुनकर या आवाज के लहजे के आधार पर कुछ भी हो सकता है, लोग बातचीत रखते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या एक संचार का साधन है। गैर शाब्दिक संचार होता है। इस प्रकार के संचार में शब्दों का प्रयोग नहीं होता, संदेश पहुंचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हाव भाव हो गया, मुख मुद्राएं हो गए, नेत्र संपर्क हो गए, भाग्य विमाहें हो गई, स्पर्श हो गया, पहनावा हो गया, केस सज्जा हो गया, प्रतीक हो गए और संकेत हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई कि व्यक्ति क्या करता है, तो हाव भाव से प्रकट करेगा या मुख मुद्रा से बता देगा या कोई ना कोई एक्ट करके बता देगा या किसी चीज को छूकर प्रतिक्रिया दे रहा होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती हैं इसके अंदर शामिल होती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, गैर शाब्दिक संचार, यानी इसके अंदर बोला नहीं जाता, बिना बोले ही जो है चीजों को लोगों तक पहुंचाना होता है। यह तरीका मूक बधिर लोग और विभिन्न संस्कृतियों में अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर आप देखते होंगे बेचारे जो बोल और सुन नहीं पाते हैं वो ये प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, लोगों को अपनी जो भी अभिव्यक्ति होती है, जो भी चीजें समझानी होती है वो इशारों से समझाते हैं, या बहुत सारी सांस्कृतिक चीजें भी होती हैं जिसको हम देखकर ही समझ जाते हैं। ठीक है ना, बोलने की जरूरत नहीं होती है, किससे जुड़ी हुई है और ये संस्कृति क्या कहना चाहती है। उदाहरण, सिर हिलाकर हाँ या ना का संकेत देना, हाथ मिलाना हो गया, लाल रंग का ट्रैफिक सिग्नल रोकने का संकेत देना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो है वो गैर शाब्दिक संचार होते हैं, यानी हम इसको सिर्फ देखकर ही समझ लेते हैं। उनके जो भी इशारे होते हैं या कह सकते हैं जो भी उनके चिन्ह होते हैं, ठीक है, उनके आधार पर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, गैर शाब्दिक संचार। हमारी इंद्रियां और संचार, देखिए एक से अधिक इंद्रियों से काम लेने के आधार पर वर्गीकरण। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, ठीक है ना, वो संचार के माध्यम के रूप में काम करती हैं। किस तरह से लोग करते क्या, केवल पढ़ते हैं, 10% कितना याद रखते हैं। उपयोग की गई इंद्रियां जो दृष्टि हो गया, देखना हो गया। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे भाई, हमारी जो इंद्रियां जो संचार का काम करती हैं इसमें जो है हमारा 10% जो होता है केवल पढ़ने से आता है। केवल सुनते हैं तो हमारा 20 से 25% यानी सुनने के माध्यम से आता है। जब हम देखते हैं किसी चीज को तो 30 से 35% जो है वो दृष्टि से आता है। देखते और सुनते हैं तो लगभग 50% हो जाता है, जिसे दृष्टि प्लस श्रवण कहते हैं। देखते, सुनते और करते हैं तो लगभग 90% दृष्टि, श्रवण और क्रिया। यानी जब हम संचार की बात करते हैं कि हम किसी चीज को समझना चाहते हैं, व्यक्त करके किसी को बताना चाहते हैं, तो इसके लिए ये जो माध्यम है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी जब हम किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं और करते हैं तो ये हमारी इंद्रियां जो होती है हमें क्या करती है, 90% जो है याद रखने में मदद करती है। ठीक है, समृद्ध इंद्रियों की संख्या के आधार पर संचार का वर्गीकरण। तो जब हमारी इंद्रियां हैं उनके आधार पर अगर हम संचार का वर्णन करें तो संचार का प्रकार देखिए, सबसे पहला आता है श्राव्य, रेडियो हो गया, श्राव्य रिकॉर्डिंग हो गई, सीडी प्लेयर हो गया, व्याख्यान हो गया, लैंडलाइन या मोबाइल फोन हो गया। तो ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं, श्राव्य माध्यम, यानी संचार के क्या है, श्राव्य, यानी जिसमें हम सुन सकते हैं। दूसरा जो आता है आपका दृश्य और श्राव्य दोनों होते हैं, जिसमें टेलीविजन हो गया, वीडियो फिल्में हो गई, मल्टीमीडिया हो गई, इंटरनेट हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं जो भी चीजें समझनी होती है। तीसरा आता है आपका दृश्य, यानी संकेत या प्रतीक या मुद्रित सामग्री हो गई, चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, दृश्य माध्यम के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इंद्रियों के आधार पर देखा जाए तो ये तीन जो माध्यम है संचार के हमारे लिए। संचार प्रक्रिया क्या होती है, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हमेशा संचार करते हैं। तो हम भाई मनुष्य जो है वो अपने जीवन यापन के लिए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई प्रक्रिया करता रहता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया में संचार का जो महत्वपूर्ण योगदान है, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति से दूसरे तक विचार, संदेश या जानकारी पहुंचाना। ठीक है, तो दैनिक प्रक्रिया के अंदर भाई ये चीजें तो जरूरी हो जाती हैं कि आप कोई चीज किसी से कहोगे, कोई चीज आपसे कोई कहेगा, उसी के माध्यम से काम चलता है। जब कोई संदेश भेजा जाता है तो यह 7 बातें महत्वपूर्ण होती हैं, और जब हम किसी भी संदेश को भेजते हैं तो 7 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले किसने कहा, भेजने वाला,
क्या कहा, मैसेज यानी जो भी संदेश है आपका, किससे कहा यानी रिसीवर जो उस मैसेज को ले रहा है, पा रहा है, कब कहा, टाइम होता है उसका एक, किस प्रकार, ठीक है ना, यानी किस प्रकार कहा, यानी माध्यम क्या था कहने का, ठीक है ना, बोलकर, लिखकर, संकेत कर कर, किन परिस्थितियों में कहा, कॉन्टेस्ट क्या था, क्या स्थिति थी जो उसे ये चीज कहनी पड़ी, और उसके बाद आता है इसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो भी ये संदेश आया या जो भी चीजें बोली गई उसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। तो ये जो 7 चीजें होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं संचार प्रक्रिया के अंदर, ठीक है। तो संचार प्रक्रिया के अंदर ये किसी भी माध्यम के आधार पर होती हैं, ठीक है। ये एक पूरा एक चार्ट है, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं SMCRE मॉडल, ठीक है। तो जो भी संचार होता है तो ये संचार की एक पूरी एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं आखिर ये है क्या। संचार के मुख्य घटक होते हैं MCRI मॉडल के आधार पर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक सेंडर होता है जिसे हम कहते हैं प्रेषक, यानी मान लीजिए टीचर है। उसके बाद आता है आपका संदेश, जिसे मैसेज कहा जाता है। मान लीजिए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, कोई भी एक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी यानी कोई भी एक चीज जो है वो पढ़ाई जा रही है बच्चे को। उसके बाद भाई कौन किसके द्वारा, भाई आपका हो गया स्पीकिंग, राइटिंग, टीवी, मोबाइल, ठीक है, ये क्या हो गया, माध्यम हो गया इसके द्वारा। उसके बाद ये प्राप्तकर्ता कौन होता है, यानी रिसीवर कौन होता है, जो ये आया है संदेश, वो होता है स्टूडेंट, ठीक है ना, एक कक्षा की बात कर रहे हैं। तो प्राप्तकर्ता कौन हो गया, स्टूडेंट हो गया। इसका इफेक्ट क्या होता है, वेदर द स्टूडेंट अंडरस्टूड और नॉट। तो उसके बाद भाई लास्ट में कंक्लूजन या सॉरी प्रभाव क्या निकलेगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका, कि उसका क्या प्रभाव पड़ा जो टीचर ने जो भी मैसेज भेजा था, ठीक है। तो ये क्या है, संचार है, इसमें प्रेषक हो गया, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रभाव, ये जो होते हैं इंपॉर्टेंट घटक होते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्रोत क्या होता है, सेंडर या सोर्स क्या होता है, यानी जब कोई भी एक संदेश निकलता है, एक संचार संदेश निकलता है, वो कैसे पहुंचता है लोगों तक। तो वह व्यक्ति या संस्था जो सूचना या विचार को दूसरे तक पहुंचाता है, भूमिका किसकी होती है इसमें, विचारों या शब्दों की। यानी कि अगर कोई संदेश सेंडर है, कोई चीज भेज रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है, विचार और शब्द हो सकते हैं, चित्र या प्रतीकों में बदला जा सकता है उसे। उदाहरण के तौर पर शिक्षक पढ़ाते समय, समाचार एंकर खबर देते समय। तो ये क्या है, स्रोत है, यानी जो जानकारी को क्या कर रहे हैं, जहां से जानकारी निकली है। दूसरा जो आता है वो आता है संदेश, वह जानकारी, विचार, आदेश या भावना जिसे भेजा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, जहां से निकली थी स्रोत था, जैसे टीचर एक स्रोत था, टीचर ने क्या दिया भाई, संदेश दिया है। अब यह शब्दों में, चित्रों में, संकेतों के रूप में भी हो सकता है, किसी भी रूप में संदेश हो सकता है। उदाहरण शिक्षक द्वारा दिया गया पाठ या दोस्त का भेजा हुआ व्हाट्सएप मैसेज। तो ये क्या है, ये एक तरह से संदेश ही है। तीसरा जो आता है वो चैनल, वह माध्यम जिसके द्वारा संदेश प्रेषक या ग्राही तक पहुंचता है, यानी कैसे वो पहुंच रहा है। तो इसमें हो सकता है आपका अंतर व्यक्तित्व संचार, यानी दो व्यक्ति या समूहों के बीच जैसे आमने सामने बात करना, तो ये भी एक माध्यम हो सकता है, चैनल हो सकता है। जनसंचार माध्यम हो सकते हैं, यानी बड़े पैमाने पर अगर आपको संदेश भेजने के लिए, जैसे टीवी, रेडियो, उपग्रह, इंटरनेट, इनके द्वारा आप समाचार जो भी संदेश भेज सकते हैं माध्यम के द्वारा। फिर आता है आपका, इसमें कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर फोन कॉल हो गया, ईमेल हो गया, टीवी न्यूज हो गए। तो ये क्या है, एक चैनल है जिससे आपका संदेश पहुंचेगा। फिर आता है ग्राही, प्राप्तकर्ता, यानी जो संदेश आया है वो प्राप्तकर्ता के पास जाता है। तो वो व्यक्ति जो संदेश को प्राप्त करता है और समझता है। उदाहरण छात्र शिक्षक की बात सुन रहा है, या दर्शक टीवी समाचार देख रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, प्राप्तकर्ता है, रिसीवर है, ठीक है। फिर आता है आपका प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहा जा सकता है, या प्रभाव कहा जा सकता है। यह वह प्रक्रिया है जो ग्राही प्रेषक को देता है, इससे पता चलता है कि संदेश सही से समझ में आया या नहीं आया। तो उदाहरण के तौर पर छात्र ने हाथ उठाकर सवाल का जवाब दिया, तो भाई वो दे देगा अपना फीडबैक कि भाई क्या प्रभाव पड़ा, जो उसने बताया था समझ में आया कि नहीं आया। अपने मैसेज पढ़कर ठीक है लिख दिया, या आपने कोई मैसेज पढ़ा और आपने लिख दिया भाई ठीक है, इसका मतलब आपको जो मैसेज मिला था आप उसको समझ गए, ठीक है, उसका प्रभाव आपको पता लग गया, ठीक है। तो इसे ये जो है एक प्रक्रिया है जो संचार को एक जगह से दूसरे तक पहुंचाई जाती है। तो संचार माध्यम क्या है, तो संचार माध्यम वह साधन या तरीका है जिनसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी, विचार, भावनाएं या संदेश पहुंचते हैं। संचार माध्यम का मतलब क्या है भाई, जिससे लोग अपने जो भी विचार हैं, भावनाएं हैं, उनको दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, जिसके माध्यम से। तो जब हम किसी से बात करते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, इन सभी में सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, यह काम माध्यम करता है। तो जो भी सूचनाएं आती हैं अब वो माध्यम के द्वारा आती हैं, वो टीवी माध्यम हो, मोबाइल फोन हो, रेडियो हो, अखबार हो, तो ये सारे क्या होते हैं, संचार के माध्यम होते हैं। संचार माध्यम का काम क्या है, तो देखिए धारणाएं, ठीक है, विचार, भावनाएं, नए तथ्य, अनुभव आदि को एक व्यक्ति या समूह से दूसरे तक पहुंचाने का काम होता है। तो भाई जो भी विचार हो गए, ठीक है, चाहे भावनाएं हो गई, तथ्य हो गए, अनुभव हो गए, ये सारी चीजें दूसरों तक पहुंचाने का काम ही संचार के जो माध्यम करते हैं।
समाज को जागरूक बनाना होता है, जानकारियां देना होता है, मनोरंजन करना हो गया, तो ये भी संचार के माध्यमों का काम है। टीवी पर विज्ञापन और समाचार देखते हैं आप, अखबारों में छपे लेख पढ़ते हैं, शिक्षक का कक्षा में पढ़ाना हो गया, नेता का भाषण हो गया, इंटरनेट पर वीडियो या पोस्ट करना हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, माध्यम के द्वारा ही तो लोगों तक पहुंचती हैं। संचार माध्यमों का वर्गीकरण और कार्य, तो देखिए संचार माध्यम दो मुख्य प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका पारंपरिक संचार माध्यम, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं पारंपरिक माध्यम, जो पारंपरिक संचार माध्यम, वे माध्यम जो पुराने समय से चले आ रहे हैं। तो पारंपरिक का मतलब पुराना, पुराने समय से जो माध्यम है, इन्हें देसी संचार माध्यम भी कहते हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में मेले और रेडियो जैसे पारंपरिक माध्यमों पर अधिक निर्भरता थी, अब भी इनका महत्व बना हुआ है। तो पहले के टाइम में क्या होता था, सूचनाएं पहुंचाने के लिए भाई जो भी बड़ा प्रोग्राम होता था, मेले वगैरह लगते थे, तो उसमें लाउड स्पीकर से लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती थी। बाद में रेडियो आ गया, तो रेडियो के द्वारा लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती थी। तो ये क्या थे, पुराने माध्यम थे लोगों तक जो है जानकारियों को पहुंचाने के। पारंपरिक संचार माध्यमों के अगर उदाहरण देखें और भी थे, जैसे लोक रंगमंच हो गए, जैसे जत्रा बंगाल में चलता था, रामलीला और नौटंकी उत्तर प्रदेश में, विदेशिया जो बिहार, तमाशा महाराष्ट्र, यक्षगान दशावतार कर्नाटक, भवाई गुजरात। तो ये क्या होते थे भाई, ये पहले जो लोग रंगमंच होते थे, यानी लोग एक जगह जो है ऐसी क्रियाएं करते थे जिनके द्वारा लोगों तक चीजों को पहुंचाया जा सके, ठीक है। अपनी भावनाएं या जो भी अपनी चीजें हैं या जो भी हमारी पुरानी संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं, तो ये सारे क्या होते थे, कला मंच होता था, उस कला मंच पे वो प्रस्तुति करते थे, ठीक है। जैसे रामायण आपने देखा होगा ना, रामलीला जैसे वगैरह होती है, इस तरह के मंच तैयार किए जाते थे और वहां से लोगों को संदेश पहुंचाया जाता था, ठीक है। जनजातीय गीत और नृत्य के उदाहरण, ठीक है, तो कुछ जो है गीत और नृत्य के माध्यम से चीजों को पहुंचाया जाता था। इसमें बोल और भतीली बंगाल हो गया, असना और दादोरिया मध्य प्रदेश हो गया, दोहा और गरबा गुजरात हो गया, चक्री कश्मीर हो गया, भांगड़ा और गिद्दा पंजाब में हो गया, कजरी चैती चौथी जो हो गया वो उत्तर प्रदेश, आल्हा उत्तर प्रदेश और बिहार में हो गया, कोड़ा और लावनी महाराष्ट्र में हो गया, बिहू आसाम में हो गया, मांड और पनिहारी तथा चारण भाटो राजस्थान में हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या थे भाई, ये गीत और नृत्य के माध्यम से लोगों तक जो जानकारियां पहुंचाई जाती थी, ठीक है। फिर आता है इन पारंपरिक माध्यमों का कार्य क्या था, तो किस लिए ये सारी चीजें होती थी, जानकारी देना, यानी लोगों को क्या करना भाई, चाहे वो धार्मिक सांस्कृतिक या और भी जो नैतिक मूल्य है उनके आधार पर जानकारियां देना होता था, मनोरंजन करना होता था, ठीक है ना, लोग मनोरंजन के लिए भी आते थे, सामाजिक और सांस्कृतिक होते थे, यानी समाज को इकट्ठा करना, अपनी संस्कृति को प्रोत्साहन देना, परंपराओं को बनाए रखना कि जो भाई पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं वो भी आगे चलती रहें, लोग उसको समझें, शिक्षा और जागरूकता फैलाना, तो लोगों को शिक्षित भी करना होता था इन सब चीजों के माध्यम से और लोगों को जागरूक भी करना होता था। तो ये जो चीजें थी, ये जो पारंपरिक माध्यम थे जिसके द्वारा लोगों तक जो है सूचनाएं पहुंचाई जाती थी, ठीक है, या जानकारियां दी जाती थी। आधुनिक संचार के माध्यम की बात करते हैं, तो वे माध्यम जो प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण के विकास से अस्तित्व में आए हैं, ये इंटरनेट हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गए, इलेक्ट्रॉनिक साधन पर आधारित होते हैं। तो आधुनिक अगर संचार की बात करें तो भाई आज टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो बहुत सारी ऐसी तकनीकें आए हैं जिनके माध्यम से लोगों तक पहुंच बनाना आसान हो गया है। विशेषताएं, तेज और व्यापक पहुंच है, यानी आजकल के जो आधुनिक माध्यम है ये तेजी से जानकारी को लोगों तक पहुंचा देते हैं। वैश्विक स्तर पर संचार है, यानी पूरे विश्व पे अगर देखा जाए तो पहुंच है लोगों की इन संचार के माध्यम से। डिजिटल तकनीक पर आधारित है, टोटली डिजिटल होता है ये, ठीक है ना, डिजिटली यानी पूरा जो प्रौद्योगिकी के आधार पर काम करता है। जानकारी तुरंत साझा करने की क्षमता है, यानी तुरंत आप घर बैठे ही अपनी जानकारी को देश विदेशों तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो ये आधुनिक माध्यम जो है संचार के आज के टाइम में। पारंपरिक बनाम आधुनिक संचार माध्यम, तो अगर पारंपरिक और आधुनिक की बात करें तो पहले भाई जैसे कठपुतली होता था, आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो रेडियो है, पहले लोकगीत होते थे, आज के टाइम में आप देखेंगे टेलीविजन है, पहले लोग नृत्य होते थे, आज सोशल मीडिया हो गई, पहले रामलीला और नौटंकियां हुआ करती थी, लोग देखने जाते थे, आज के टाइम में फिल्में हो गई हैं, पहले अखबार और पत्रिकाओं से लोग जानकारी इकट्ठा करते थे, आज इंटरनेट है, पहले पोस्टर से लोगों तक जानकारियां पहुंचती थी, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई है, पहले लोक पत्रिकाएं होती थी, आज के टाइम में आप देखेंगे ईमेल हो गया, मोबाइल मैसेजिंग हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों में अंतर है, पारंपरिक बनाम आधुनिक जो माध्यम है संचार के, ठीक है। अब समझते हैं आधुनिक संचार माध्यम के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आधुनिक समाज आपको पता है भाई, आजकल रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, सोशल मीडिया जिसमें आप देखेंगे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारे शामिल हैं, ईमेल हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे जूम, गूगल मीट, सिनेमा और वेब सीरीज आप लोग देखते ही हैं, ठीक है। और उसके बाद डिजिटल विज्ञापन आपको देखा ही होगा, यूट्यूब वगैरह पे ये सब जो विज्ञापन आते हैं, इन सब के माध्यम जो है, ये जो सारे माध्यम है संचार के, आधुनिक माध्यम है।
पारंपरिक संचार माध्यम के उदाहरण देखते हैं तो हमने देखा था भाई कठपुतली, लोक नृत्य, रामलीला, नौटंकी, अखबार, पत्रिकाएं, पोस्टर, तो ये सारे क्या थे, हमारे पारंपरिक संचार के पहले माध्यम हुआ करते थे। इनका महत्व क्या है, तो देखिए आधुनिक संचार माध्यम त्वरित है, यानी तुरंत चीजों को पहुंचाया जाता है, वैश्विक है यानी पूरे विश्व तक पहुंच है, तकनीक आधारित है, टोटल क्या हुई, तकनीक पर चलते हैं। और वहीं पारंपरिक संचार की बात करते हैं तो सांस्कृतिक संरक्षण है, तो इनका मेन उद्देश्य होता था भाई जो हमारी संस्कृति है उनको बनाए रखना, आगे बढ़ाना, लोगों तक पहुंचाना। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी थी, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये जो थी ज्यादा प्रभावी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला है संचार माध्यमों के कार्य, यानी जो हमारे संचार माध्यम है उनके कार्य क्या है। तो संचार मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है, इसके प्रमुख कार्य हैं सूचना प्रदान करना, ठीक है, लोगों को नवीनतम समाचार, घटनाओं और तथ्यों से अवगत कराना होता है, ठीक है ना, लोगों को जो भी चीज जो भी चल रहा है समाज के अंदर, ठीक है ना, देश के अंदर, विदेश के अंदर, तो लोगों को ये जानकारियां मिलती हैं, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो, टीवी, रेडियो, इंटरनेट के माध्यम से, सूचना प्रदान करना जो महत्वपूर्ण काम है। फिर आता है सहमत करना या प्रेरणा देना काम होता है, यानी लोगों को किसी विचार, नीति या कार्य के लिए प्रेरित करना, ठीक है, तो इनके संचार के माध्यम से लोग प्रेरित होते हैं कई कामों को करने के लिए। इसमें आप देखते होंगे भाई विज्ञापन दिखाए जाते हैं, चुनाव प्रचार किया जाता है, तो विज्ञापन में आपने देखा होगा भाई स्वच्छ भारत अभियान हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो गया, तो ये सारे जो है, या फिर चुनाव प्रचार आप देखते होंगे कि भाई हम देश की आर्थिक प्रगति कर देंगे, ऐसे बहुत सारे भाषण भी आप देखते होंगे, तो ये सारे क्या है भाई, प्रेरणा देते हैं या सहमत कराने की कोशिश करते हैं कि आप उनसे जुड़े। मनोरंजन के लिए होते हैं, तो जीवन में आनंद और तनाव मुक्ति के लिए विभिन्न माध्यमों से मनोरंजन किया जाता है, जैसे टीवी सीरियल हो गए, फिल्में हो गई, संगीत हो गया या सोशल मीडिया, तो आजकल मनोरंजन भी इंपॉर्टेंट है, चीजें देखने को मिलती है संचार में। फिर आता है व्याख्या, जटिल सूचनाओं को सरल तरीके से समझाना, उदाहरण समाचार विश्लेषण हो गया, शैक्षिक कार्यक्रम हो गए, तो क्या करता है भाई ये जो है व्याख्या करता है, लोगों को जो चीजें समझ में नहीं आती ये आसानी से समझाने का काम करता है, विश्लेषण करके समझाया जाता है चीजों को, तो लोगों की समझ जो है वो ज्यादा विकसित होती है। मूल्यों का संप्रेषण है, यानी सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का प्रसार भी इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा भाई टीवी के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे धार्मिक प्रवचन और ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें और जानकारियां प्राप्त कर सकें, ठीक है, तो मूल्यों का भी संप्रेषण होता है इससे। शिक्षण अथवा प्रशिक्षण भी हो जाता है इसमें, शिक्षा प्रदान करना, कौशल विकास करना, तो ये भी आसान हो गया है इनके माध्यमों से, ठीक है, जैसे ऑनलाइन कक्षाएं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो इसने क्या किया, शिक्षा के स्तर को भी जो है वो आगे बढ़ाया है। समन्वय, विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों के बीच तालमेल और सहयोग बढ़ाने का भी काम करता है, जैसे सरकारी योजनाओं की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप संचार के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं आज के टाइम में। व्यवहारगत परिवर्तन, लोगों की आदतें और सोच में सकारात्मक बदलाव लाना, ठीक है, तो अब क्या है भाई, इससे क्या होता है, लोगों के जो व्यवहार को बदलने के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं इन संचार के माध्यम से, ताकि लोगों की आदतें और सोच विचार में परिवर्तन आए, जैसे स्वास्थ्य संबंधी अभियान हो गया, स्वच्छता अभियान हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, लोगों के व्यवहार को अच्छा करने के लिए भी करी जाती हैं। विकास, समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देना, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य और तकनीक से जुड़ी सूचनाओं का प्रचार, तो इससे क्या होता है भाई, देश का विकास होता है, लोगों को जानकारियां मिलती हैं और लोग चीजों को सही से इस्तेमाल कर पाते हैं। संचार प्रौद्योगिकी क्या है, ठीक है, अब प्रौद्योगिकी के बारे में समझते हैं। आज के समय में सूचना बहुत जरूरी है और आसानी से मिल भी जाती है, आज लोग समय में ज्यादा जानकारी पाना चाहते हैं, तो आज के भाई देखो सूचनाएं पाना बहुत आसान है और लोगों के पास टाइम भी नहीं होता, ठीक है ना, आज रोजमर्रा की जिंदगी में लोग लगे होते हैं काम धंधे में, तो इसलिए वो सोचते हैं भाई तुरंत जानकारी मिल जाए और शॉर्ट में जानकारी मिल जाए कि भाई आखिर क्या चल रहा है देश दुनिया में, तो ये जो माध्यम है ये आसान करते हैं लोगों की जिंदगी को। इसमें संचार प्रौद्योगिकी का बड़ा योगदान है, अलग अलग गांव, शहर और अलग अलग जरूरत के अनुसार हम संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, तो भाई हमारा जैसा काम है, हम जिस जगह रह रहे हैं और हमें जिस चीज की जरूरत है, तो इन संचार के माध्यमों से हम हर चीज की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो संचार प्रौद्योगिकी का मतलब सूचना को नियंत्रित करना, संचार में मदद करने के लिए बनाई गई तकनीकों को ही संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है, यानी जो भी आपकी सूचना है उसको नियंत्रित करना कि भाई क्या सूचनाएं हैं, ठीक है ना, और संचार में मदद करने के लिए बनाई गई तकनीकों ही यानी जो भी कैसे, एक तरह से अगर आप शॉर्ट फॉर्म में समझे तो संचार प्रौद्योगिकी का मतलब है भाई जिस चीज के भी माध्यम से आपको जानकारी अच्छे से प्राप्त हो रही है, ठीक है ना, और सही से प्राप्त हो रही है, आप उस चीजों को सही से समझ पा रहे हैं, वही क्या है, संचार प्रौद्योगिकी है। इसमें आती है आधुनिक तकनीकें, जैसे डेटा भेजने के साधन, इलेक्ट्रॉनिक संकेत, डिजिटल तकनीक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम और नेटवर्क, ठीक है, तो ये सारे क्या है, आधुनिक जो तकनीकें हैं जिनके द्वारा जो है चीज जो समाचार या सूचनाएं हैं आप तक पहुंचती हैं, ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, संचार प्रौद्योगिकी के ये कुछ घटक हैं।
इनका काम होता है जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है, उसके बाद सेव करना, यानी जो भी जानकारी उनको इकट्ठा करते हैं ये सेव करते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं भाई, साझा करते हैं लोगों तक, और आपस में आदान प्रदान भी करते हैं। तो ये जो भी चीज़ है, ये जो प्रौद्योगिकी है, इसके माध्यम से जो भी आपके पास जानकारी आती है उन जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको क्या कहता है, एक डेटाबेस में सेव किया जाता है, ठीक है, फिर उसको क्या स्प्रेड यानी फैलाया जाता है, लोगों तक साझा किया जाता है, और उसके बाद लोग क्या करते हैं भाई, इन्हीं सूचनाओं को जिनको लगता है कि भाई हमें उन लोगों तक भी इस चीज़ को पहुंचाना चाहिए, तो आपस में साझा भी करते हैं, ठीक है। संचार प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण, तो देखिए सबसे पहला आता है इसके अंदर भूमि आधारित प्रौद्योगिकी। जब संचार प्रौद्योगिकी को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहला आता है इसमें भूमि आधारित प्रौद्योगिकियां। यह सस्ती और सरल होती है, उदाहरण जैसे लैंडलाइन टेलीफोन, बिना तार वाले इंटरनेट के साथ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच तार केबल का उपयोग होता है, ठीक है। तो जब हम संचार प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो पहली जो होती है वो होती है भूमि आधारित प्रौद्योगिकी। इसमें क्या होता है, केबल और तार के माध्यम से लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाया जाता है। बेतार प्रौद्योगिकी दूसरी आती है, इसमें तार की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये बिना तार वाली प्रौद्योगिकी है। इसमें रेडियो, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ तकनीक, ठीक है ना। बेतार तकनीक अधिक महंगी और जटिल होती है, ठीक है। तो ये जो होती है वो बेतार होती है, लेकिन इसमें समस्या ये होती है थोड़ी जटिल और महंगी होती है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रौद्योगिकी है जिसने बहुत सारी चीज़ों को सरल बनाया है। इसको समझते हैं आखिर होता क्या है ये। देखिए ब्लूटूथ मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के बीच कम दूरी लगभग 3 से 8 मीटर पर संचार करता है। तो आज के टाइम में हर किसी बच्चे के पास जो है वो क्या हो गया भाई, हेडफोन हो गया, ईयरबड हो गए, ठीक है, मोबाइल वगैरह हो गए, टेलीविजन वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं, और आजकल ये सारी चीज़ें आप देखेंगे ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। और ये क्या होती है भाई, 3 से 8 मीटर तक की दूरी पे जो भी उपकरण होते हैं अगर इनको कनेक्ट किया जाए तो ये कनेक्ट हो जाते हैं आपस में बिना तार के। ये रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, रेडियो तरंगों द्वारा ये उपयोग किए जाते हैं। दीवार जैसी ठोस वस्तुओं के आर पार भी डेटा भेज सकते हैं, यानी आपको कुछ डेटा ट्रांसफर करना है ब्लूटूथ के द्वारा भी आप भेज सकते हैं, यानी अगर दीवार है बीच में तो दीवार के आर पार भी वो सूचनाओं को पहुंचा देती है, क्योंकि ये किस पे काम करती है, रेडियो तरंगों पर काम करती है। ब्लूटूथ का उपयोग मोबाइल और हेडसेट, कीबोर्ड या कंप्यूटर को कनेक्ट करने में भी होता है। तो आज के टाइम में आप देखेंगे भाई हर एक जो भी प्रोडक्ट है, हर कुछ जो है वो वायरलेस है, और सारे वायरलेस में जो है वो ब्लूटूथ जो है इंपॉर्टेंट तकनीक बनकर उभरी है। चाहे वो मोबाइल हेडसेट के साथ आपको हेडफोन कनेक्ट करना हो गया, ईयरबड हो गया, या कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना हो गया, माउस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ब्लूटूथ के द्वारा बहुत आसानी से हो जाती हैं, ठीक है, और उसमें वायर का भी झंझट नहीं होता है। अन्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां जो है, रेडियो देखें सबसे पहले आती है आपकी। तो रेडियो का प्रभाव भौगोलिक क्षेत्र, आय, शिक्षा, आयु, लिंग और धर्म पर पड़ता है। तो इसका प्रभाव जो है भाई भौगोलिक है, यानी हर क्षेत्र के लोग, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग जो है इसका उपयोग करते हैं। ये प्राचीन काल प्राचीन समय से कह सकते हैं, पुराने प्राचीन तो नहीं कह सकते, लेकिन है तो ये भी मॉडर्न ही टेक्नोलॉजी, लेकिन काफी समय यानी जब पहली बार टेक्नोलॉजी आई थी तो रेडियो ही आई थी लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए। रेडियो पर सीधा प्रसारण किसी घटना स्थान से हो सकता है और ये अवरोधों को पार कर सकता है। तो रेडियो प्रसारण जो होता है भाई वो किसी भी घटना स्थान से जो भी जानकारी होती है वो आसानी से पहुंचाई जा सकती है, ठीक है। पहले के टाइम में अगर आप देखेंगे जो भी क्रिकेट मैच वगैरह होते थे या कोई भी अगर ऐसा रैली वगैरह होती थी किसी नेता की, तो वो डायरेक्ट भी पहुंचाई जा सकती थी, सीधा भी पहुंचाया जा सकता था, सीधा प्रसारण किया जा सकता था इनका। छोटे ट्रांजिस्टर से देश के दूरस्थ हिस्सों में भी संचार संभव हुआ था। तो इससे क्या था भाई कि जो ऐसे हिस्से होते थे जहां तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाती थी, तो छोटे छोटे जो ट्रांजिस्टर वगैरह लगाए जाते थे जिससे उन क्षेत्रों तक भी आसानी से सूचनाएं पहुंचाई जा सकती थी। ये सबसे सस्ता और प्रभावी माध्यम है और सभी के लिए सुलभ है। तो ये आज के टाइम में भी आप देखेंगे, आज के टाइम में भी ये चलता है, और पहले भी ये चलता था। ये सबसे सस्ता माध्यम था और सभी के लिए जो था सुलभ था। हर कोई जो था एक रेडियो आराम से खरीद सकता था उस टाइम, ठीक है, क्योंकि सस्ता था। तो इसलिए सूचनाओं के लिए बहुत बेहतरीन माध्यम था अगर पुराने टाइम में देखें, और आज के टाइम में भी जो है इसका यूज है। दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका उपयोग आसान है, ठीक है। तो इसका जो उपयोग था दुर्गम ऐसे क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रौद्योगिकी की पहुंच नहीं थी, तो वहां तक भी जो है रेडियो की जो पहुंच थी और लोगों तक जानकारियां पहुंचाई जा सकती थी। टेलीविजन की बात करते हैं तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959 में हुई थी। शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार करना और ग्रामीण विकास में मदद करना, ठीक है। तो ये मुख्य उद्देश्य थे टीवी के आने के। टीवी पर विभिन्न कार्यक्रम बनाए गए। समय के साथ ये मनोरंजन, विज्ञापन, पर्यटन और संस्कृति के प्रसार का प्रमुख साधन बन गया, ठीक है। तो पहले क्या था भाई, शिक्षा का प्रसार करना, ग्रामीण विकास में मदद करना था, लेकिन समय के साथ जो है इसका जो है और ज्यादा
रुतबा बढ़ा, तो इसके साथ फिर इसमें क्या है भाई, मनोरंजन भी शामिल करा गया, विज्ञापन भी दिखाए जाने लगे, पर्यटन और संस्कृति के प्रसार को भी इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, टीवी जो थी वो महत्वपूर्ण जो है जनसंचार का माध्यम बना। चुनावी प्रचार और समाचार प्रसारण के कारण इसका प्रभाव और बढ़ गया। तो आज के टाइम में भाई अगर आप देखेंगे चुनावी प्रचार वगैरह जो हो गए या जो समाचार लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, तो इससे क्या है, ये लोगों के हर एक व्यक्ति तक इसकी पहुंच जो है वो बन गई। आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी, आजकल हर दिन तकनीक में नए विकास होते रहते हैं। प्रमुख आधुनिक प्रौद्योगिकियां कौन कौन सी है आज के टाइम में, ये समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर आता है। तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। मेन फ्रेम यानी बड़े, महंगे और शक्तिशाली होते हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में लगाए जाते हैं। फिर आता है मिनी कंप्यूटर, कम शक्तिशाली होते हैं, छोटे कंप्यूटर होते हैं जो शिक्षा वगैरह और संस्थान होते हैं वहां पे काम करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो चिप तकनीक पर आधारित होते हैं, आकार में छोटा और सस्ता होता है। ठीक है, तो नए माइक्रो कंप्यूटर भी आ गए हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि भाई लैपटॉप वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है माइक्रो चिप यानी बहुत आसान और बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। तो ये सारी क्या नई तकनीक है। तो कंप्यूटर ने धीरे धीरे बढ़ा है। पहले क्या होते थे भाई, महंगे होते थे, बड़े कंप्यूटर होते, फिर उसके बाद मिनी कंप्यूटर आए, और आज के टाइम में आप देखेंगे जो माइक्रो कंप्यूटर आप कह सकते हैं लैपटॉप वगैरह हो गया। तो इन सब से क्या हुआ है कि दो आधुनिक प्रौद्योगिकी है और ज़्यादा विकसित हुई है। तो फायदे क्या है, हल्का और पोर्टेबल होते हैं, रिकॉर्ड रखने, लेखाकरण, अनुसंधान, डेटा संग्रह, इन सब चीज़ों में उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं, इसको लेना और ले जाना आसान होता है। ठीक है, इनका जो है काफ़ी फायदे हैं। दृश्य पाठ की बात करते हैं। टीवी या केबल सिस्टम के जरिए मुख्य कंप्यूटर से टीवी सेट पर इलेक्ट्रॉनिक और टेक्स्ट सेवा होते हैं, यानी जो भी आपको जानकारियां चाहिए वो टीवी के माध्यम से टीवी या केबल जो भी सिस्टम है उनके माध्यम से आप कंप्यूटर के द्वारा इन सब चीज़ों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। दर्शक अपनी पसंद के अनुसार डेटा बदल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको जो पसंद है आप उसमें रख सकते हैं या बाद में बदल भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने की प्रक्रिया है। तो एक नई तकनीक है ईमेल, यानी आपको कोई भी सूचना भेजनी है तो आप डायरेक्ट ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं बड़ी से बड़ी सूचनाओं को। इंटरनेट के जरिए तुरंत संदेश भेजना और प्राप्त करना, तो इससे क्या होता है, आप तुरंत किसी को संदेश भेज सकते हैं, वहां से प्राप्त भी कर सकते हैं। डाक की तुलना में तेज और आसान है। तो ये क्या होता है भाई, डाक पहले होता था भाई बहुत टाइम लगता था उसको कहीं पहुंचने में, सूचनाओं को पहुंचाने में। ये क्या है, बहुत आसान है कि एक क्लिक के अंदर ही कुछ सेकंडों में ही जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है। पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो, कंप्यूटर प्लस वीडियो का संयोजन आज के टाइम में है। जैसे मल्टीमीडिया, पार्ट, फोटो, ऑडियो, वीडियो का उपयोग किया जाता है। ये आप सबको पता है कि आजकल जो है टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, तो ऑडियो वीडियो का जो संयोजन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। कंप्यूटर से या मोबाइल से भी आजकल ये चीज़ें हो जाती हैं। उपयोगकर्ता अपनी पसंद के अनुसार सामग्री चुन सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई आज के टाइम में आपको जो पसंद है आप उसके हिसाब से वो कैटेगरी चूज करके और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। दूर सम्मेलन, एक दूसरे से दूर बैठे लोगों को वीडियो कॉल द्वारा संवाद। तो पहले क्या होता था भाई, अगर किसी से कोई काम है तो दूर बैठे व्यक्ति से बात करना या उसी चीज़ को समझाना जो होता था मुश्किल होता था, लेकिन आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई है, तो किसी चीज़ को जो है दिखाना या समझाना बहुत आसान हो गया है। लंबी यात्रा के बिना बैठक संभव हो सकती है। जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति से भाई 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर, 800 किलोमीटर जाके मिला जाए तब अपनी बात को रखा जाए, उसे समझाया जाए। अब क्या हो सकता है भाई, बैठे बैठे ही इधर से उधर जो भी चीज़ें हैं वो आपस में की जा सकती हैं, ठीक है ना। यानी बिना दूर गए ही आपस में कोई भी बात होना आसान हो गया है। उदाहरण व्हाट्सएप वीडियो कॉल, जूम मीटिंग। तो इन्होंने क्या कर दिया भाई, बिल्कुल आसान कर दिया है, व्यक्तियों की दूरियों को खत्म कर दिया है। लोग एक जगह बैठकर ही आपस में संवाद कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, उनकी बातों को समझ सकते हैं। उपग्रह संचार, उपग्रह प्रौद्योगिकी की सहायता से किया जाने वाला संचार उपग्रह संचार कहता है। तो ये नई टेक्नोलॉजी है भाई। ये क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर सैटेलाइट छोड़ दिए जाते हैं और इनकी तरंगों से ही जो है हर जो भी उपकरण है आपके वो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, उपग्रह संचार। इसमें उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। उपग्रह से प्राप्त सिग्नल पृथ्वी पर लगे उपकरणों द्वारा विश्व भर में प्रसारित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये उपकरण हो गया, ये इसको रिसीव करते हैं और उसके बाद ये जो भी हमारे उपकरण है वहां तक भेजते हैं। यह प्रणाली लंबी दूरी के संचार के लिए उपयोगी है। तो भाई जो लंबी दूरी के संचार है उनके लिए आसान हो जाता है ये। जैसे टीवी प्रसारण हो गया, मौसम की जानकारी हो गई, जीपीएस सिस्टम हो गया, तो इसके लिए जो है ये उपग्रह संचार जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उपग्रह प्रौद्योगिकी की विशेषताएं क्या हैं, दो बिंदुओं के बीच तेज और वैश्विक संचार करने की क्षमता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर कोई सूचना पहुंचाना है तो बड़ा आसान हो जाता है। एक साथ कई स्थानों पर सूचना पहुंचाई जा सकती है और एक साथ ही बहुत सारे क्षेत्रों तक सूचनाएं पहुंचाई जा सकती हैं।
कई जगहों का एक मुख्य केंद्र से जोड़ा जा सकता है। ये बहुत सारी जगहों को एक जगह पर लाकर जोड़ा जा सकता है, ठीक है। यानी एक बिंदु पर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीजों को लाकर जोड़ा जा सकता है। उपग्रह प्रौद्योगिकी के लाभ और उपयोग, तो देखिए सुदूर संवेदनाएं यानी दूर की वस्तुओं को देख पाना आसान हो गया है। एक ही डेटा बार बार प्राप्त करना, यानी अगर आपको एक ही डेटा को बार बार देखना है तो आप देख सकते हैं। मौसम का पुनर्नुमान लगाया जा सकता है, जिससे कृषि में मदद मिलती है। अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास में उपयोगी है, तो आप अंतरिक्ष अनुसंधान से जो भी रिलेटेड चीजें हैं उनको आसानी से समझ पा रहे हैं। पूरे देश में बेहतर संचार सुविधाएं, तो हर देश के हर एक भाग में जो इसके कारण जो है बेहतर संचार सुविधाएं पहुंच रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्यक्रमों में ये सहायक है। आपदा प्रबंधन प्रबंधन में राहत पहुंचाने में भी क्या होता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये इसने काफी महत्वपूर्ण काम किए हैं लोगों के जीवन को आसान बनाने में। साइट, एक क्रांतिकारी सामाजिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग, तो भारत के अंदर ये जो है एक इम्पोर्टेंट कार्यक्रम चलाया गया था, प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया था, जिससे भारत में लोगों तक जो है संचार का जो लोगों तक जो जानकारियां हैं वो आसानी से पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट, ठीक है। तो साइट का मतलब है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। यह प्रयोग जो था 1976 में अमेरिका के एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट के माध्यम से किया गया था, ठीक है। तो अमेरिका की मदद के द्वारा किया गया था यह उस समय दुनिया का सबसे बड़ा उपग्रह आधारित टीवी प्रयोग था, ठीक है। तो ये सबसे पहले किया गया था भाई, और इसका मेन मकसद ये था कि एक बड़े क्षेत्र तक जो है टीवी को पहुंचाने का काम किया जाए। साइट का उद्देश्य और महत्व क्या था, ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षा, विकास और जानकारी पहुंचाना था। मुख्य मकसद क्या था भाई, जो इतना बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है वहां तक लोगों पर जानकारियां नहीं पहुंच पा रही हैं, तो इसके माध्यम से जो भी जगह है जहां पर इनकी पहुंच नहीं है, शिक्षा हो गया, विकास और तकनीक हो गई, उनको पहुंचाया जा सके। अनुसंधान और तकनीकी जानकारी आम जनता तक पहुंचाना, तो जो भी अनुसंधान हो रहे हैं और जो भी नई तकनीकें उभर कर आ रही हैं, इसकी जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसलिए किया गया था इसका। राष्ट्रीय विकास को बढ़ाना था, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, यानी हर उस क्षेत्र का विकास होगा जो पिछड़ा हुआ है, तो उससे क्या होगा, राष्ट्र का भी विकास होगा, ठीक है। तो ये मुख्य उद्देश्य था। सफलता क्या रही, तकनीकी ज्ञान और शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका मिली। तो इससे क्या हुआ भाई, तकनीकी ज्ञान जो उभर कर आया, ठीक है ना, लोगों को शिक्षा में जो है अहम प्रसार हुआ, लोगों को शिक्षा में अच्छी जानकारियां प्राप्त हुई, लोगों को और अहम जो चीजें थी वो समझ में आने लग गई। टेलीविजन के जरिए सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान मिला। तो टेलीविजन आया तो इससे भाई समाज में बहुत सारी जो जरूरी चीजें थी वो लोगों को बताई गई, ठीक है ना। लोगों को आर्थिक विकास के बहुत सारी चीजें सिखाई गई, जैसे कृषि प्रौद्योगिकी वगैरह का विकास किया गया, ठीक है ना, व्यापार वगैरह और जो भी काम किए जा सकते थे लोगों के लिए आर्थिक विकास के लिए, तो वो सारी चीजें समझाई गई, जिसके माध्यम से लोगों ने अपने विकास के बहुत सारे रास्ते तलाशे। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी सिद्ध हुए। तो ग्रामीण क्षेत्र जो जिनके पास शिक्षा का अभाव था, वो चीज़ों की जानकारी नहीं थी, ठीक है ना, वो अच्छे से कृषि नहीं कर पाते थे, व्यापार नहीं कर पाते थे, ठीक है ना, और बाजारों तक नहीं पहुंच पाते थे, मौसम की जानकारियां नहीं होती थी। इन सब का जो है फायदा ग्रामीण क्षेत्रों को मिला और इनका भी काफी विकास हुआ, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई कमेंट है तो जरूर। धन्यवाद।